सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2 ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। सब लोग रेडी हो जाओ। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और ये है पार्ट 2 का वीडियो। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो स्टोरी है थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसको समझना और समझाना दोनों ही थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी विल ट्राई टू डू व्हाट वी कैन डू बेस्ट, है ना। तो कल हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना ही कंपोस्ट। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है सुब्बू की। ठीक है, तो सुब्बू जो भाई साहब हैं वो माने एक पोएट है और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो प्रोड्यूसर की हेल्प करने में लगाते हैं। प्रोड्यूसर को जो भी हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प सुब्बू करते हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग का जो बॉय है वो बड़ा नाराज है। उसको ऐसा लगता है कि उसके संग जो भी खराब हो रहा है वो सुब्बू के कारण ही हो रहा है। ठीक है, चलो सृष्टि रीड ही कंपोस्ट। ओके सर। सर अब एक बार मार्क कर देंगे कहाँ से ही कंपोज। ये लो क्या है, ये लो मिला। Okay, sir, yes. He composed several truly original story poems in flock refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thiliana Mohan Mohan Nam Nam Bal. Bal. He composed several truly original stories, poems in folk refrain and diction, and also wrote sprawling novel Thilana Mohan Namal Bal with a dozen very defty etched characters. मतलब उसने बहुत सारी ओरिजिनल पोयम भी लिखी थी और उसने एक अच्छा खासा नॉवल भी लिखा था, लेकिन उसको एज अ पोएट लोग इतना नहीं जानते थे। उसको सब जानते थे असिस्टेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, चलो फिर He quite अर्नब अगर तुम चाहे successfully. तो अपना वीडियो ऑन कर सकता है, लेकिन तुम्हारा वीडियो फिर यूट्यूब में आएगा। अगर तुमको फेमस होना है तो तुम ऑन कर लो, फेमस नहीं होना तो कोई बात नहीं है। तो ये वांट टू सर मैं तो बिकम। पहले से ही फेमस हूँ। हाँ तो वीडियो ऑन कर फिर। 2 मिनट सर। हाँ, तो काय का फेमस है बे? 2 मिनट चलो। ही क्वाइट सक्सेसफुली He quite successfully recreated the mood and manner of the Deva. This is of the देवादासी। ये लो इंडियन बच्चे लोग बताओ, इनको इंडियन वर्ड नहीं आता। देवदासी होता है ना, देवदासी, तो देवादासीज। ठीक है, Devadasis. Okay, so Devadasis of the early 20th century. He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever सब्सिडियरी। subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छा राइटर तो था ही, संग में एक अमेजिंग एक्टर भी था। वो कभी भी हीरो बनना नहीं चाहता था। अगर उसको सपोज कर लो कोई कैरेक्टर रोल मिले या सपोज कर लो कोई हीरो का भाई या हीरो का दोस्त, है ना, छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं ना, साइड कैरेक्टर्स, वो भी अगर उसको मिलता था तो वो जब परफॉर्म करता था तो हीरो से बढ़िया एक्टिंग करता था वो। ठीक है, तो मैंने काफी टैलेंटेड आदमी है। चलो ही एड। Okay, sir. Um, he had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. हाँ, तो बोल रहा है उसका जेन्युइन लव था फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, एंड हिज हाउस वाज क्या नाम है, वाज परमानेंट रेसिडेंस फॉर डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशन एंड एक्विंटेंसेस। ना तुमको मालूम पहले के जो लोग थे ना, अगर हम लोग बात करें 1950s 1960s 70s की, जब हम लोग बात करें, जब इंडिया एक गरीब कंट्री था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, मैं इंडिया को ये नहीं बोलता कि इंडिया गरीब कंट्री था, इंडिया गरीब कंट्री था क्योंकि ब्रिटिशर ने हम लोग को लूट लिया था। ठीक है, तो 1947 1950 के बाद क्योंकि हम लोग के पास कमी थी, तो उस कमी में भी अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर आता था तो हम उसका बहुत प्यार से ख्याल रखते थे। कोई भी दोस्त अगर सपोज कर लो शहर आता था काम करने के लिए तो उसका ख्याल रखते थे। आज इंडिया अमीर हो गया है, आज इंडिया में सबके पास पैसे है लेकिन किसी के पास रिलेशन नहीं है। आज अगर हमारे घर में मेहमान आ जाता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने अपने रियल और नियर और डियर वन कोई प्यार नहीं करते। हमारे घर में नियर और डियर वन, पहले हम लोग की बुआ लोग आती थी, मेरे को याद अच्छे से, हमारे बुआ बुआ आती थी, बुआ के बच्चे आते थे, पूरी गर्मी की छुट्टी वो हम लोग के संग रहते थे, एंड इट वॉज प्योर लव। ठीक है, तो जो बुआ के जो बड़ा अगर है तो वो मेरा बड़ा भाई है, छोटा है तो मेरा छोटा भाई है। एक एक महीना बुआ मौसी आके रह के जाती थी और मन करता था जाए नहीं वो लोग घर से, इतना प्यार था आपस में। लेकिन आज के डेट में कोई 2 दिन भी अपने घर में मेहमान आ जाते तो अपन को प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, यहाँ पर जो मिस्टर सुब्बू है उसके घर में अगर कोई आदमी आता था रहने के लिए या कोई काम से तो उसको बहुत अच्छे से केयरटेक करता था। ठीक है, चलो यहाँ से। It seemed against Subbu's nature to be even conscious when he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. Was it because he seemed so close and intimate with the boss?
ओके, अब was यहाँ it पर बोल रहा है अपने बॉय के लिए, ठीक है, बोल रहा है इतना अच्छा आदमी जो सबको प्यार करता है, सबको सपोर्ट करता है, सबके काम आता है, उस आदमी के भी दुश्मन है ना, वो जो बॉय था वो उसका दुश्मन था, बोला उस आदमी का भी दुश्मन हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है, चलो। or was it his general demeanor that दैट resembled रिजेंबल्ड अ साइकोपैथ, बोल रहा था अब पता नहीं जो जो अपना बॉय है वो इससे क्यों नाराज था, क्या इसके लिए नाराज था क्योंकि वो अपने बॉस के करीब था, या इसके लिए नाराज था कि वो दूर से अगर देखा तो चमचा जैसा दिखता था, ठीक है, वो जो था वो हमेशा अपनी बॉस की बात माने बात में हाँ मिलाता था, तो साइकोफेंट का मतलब भी वही होता है, फ्लैटरर, ठीक है, अ पर्सन जो सामने वाले को अपन अपन जो अपन हिंदी में बोलते हैं तेल लगाना, ठीक है, या किसी को क्या बोलेंगे उसको चापलूसी buttery? करना, है ना, इंग्लिश में अपन उसको साइकोफेंट बोलते हैं या फ्लैटरर बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक फ्लैटरर था, तो क्या बॉय उससे इसके लिए नाराज था क्योंकि वो एक साइकोफेंट था, ठीक है, चलो। Or his readiness to say nice things about everything? In या any इसके, case, हाँ, या इसके लिए क्योंकि वो सबके बारे में अच्छा बोलता था, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता था, ठीक है, चलो, इन एनी केस। in any case, there was this man in the makeup department who would wish that dirt, डायरेक्ट dearest, थिंग फॉर सुब्बू, ठीक direct है, तो बोला लेकिन इस सब के बाद भी हमारे मेकअप डिपार्टमेंट में एक आदमी था जो सुब्बू के लिए बुरा चाहता था, ठीक है, अब यहां तक हम लोग आगे, अभी भी सुब्बू चल ही रहा है, चलो एक पैराग्राफ और है सुब्बू बाबू को और पढ़ लेते हैं और झेल लेते हैं सुब्बू बाबू को, चलो सृष्टि, यू सॉ सुब्बू। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance rules, he was grouped under a department called the Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. हाँ, अब देखो फिर एक तो नया स्टोरी यहाँ पर जोड़ दिया, अभी सुब्बू के बारे में बात कर रहा था, बॉय के बारे में बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि कैसे जो हमारा बॉय था वो सुब्बू से जलता था, अब यहाँ पर एक तो नया स्टोरी बता रहा है कि सुब्बू जो है वैसे वो हमेशा बॉस के संग ही रहता था, लेकिन जो उसको सैलरी मिलती थी, या अगर अगर जैसे कौन कौन हमारे यहाँ काम करता है ना, कौन कौन हमारे यहाँ स्टाफ है, तो अगर स्टाफ के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो उसका अटेंडेंस हमेशा आता था स्टोरी डिपार्टमेंट में, माने वो स्टोरी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय था, उस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन थे, लॉयर थे, ठीक है, बहुत सारे राइटर थे एंड पोएट्स थे, था तो वो इस माने बोलने के लिए वो इस डिपार्टमेंट में काम करता था, पर वो रहता हमेशा बॉय के पास में था, ठीक है, चलो। The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. और अब यहाँ पर देखो, अब ये लॉयर के बारे में कहानी बोलना चालू किया, ठीक है, ईशान तू रेडी रहना, मैं तेरे से सारा समरी पूछूंगा, अभी तक नोट कर रहा है ना सब कुछ, यस भूल तो नहीं जा रहा है, अभी मैं तेरे से पूछूंगा सारा कि कहाँ कहाँ क्या क्या था, तेरे को बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, सर, ओके, मुझे ये वाला पैराग्राफ थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा यू वाला सॉ बोलो। ऑलवेज विद द बॉस वाला। हाँ, तो क्या वो हमेशा बॉस के संग लगा रहता था, बॉस का चमचागिरी करता रहता, बॉस के संग ही घूमता फिरता था, तो जो बाहर से कोई आदमी दिखेगा तो उसको लगेगा ये बॉस के संग ही काम करता है, पर अगर आप ऑफिस में हो, ठीक है, तो ऑफिस में तो आपको जैसे ऑफिस में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई अकाउंटेंट होता है, ठीक है, कोई टाइपिस्ट होता है, कोई ट्रेजरर होता है, कोई फाइनेंसर होता है, किसी हर आदमी का अलग अलग काम होता है, लेकिन जो आदमी बॉस के संग लगा रहेगा उसको क्या सोचेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे कि यार ये तो बॉस के संग चिपका रहता है हर वक्त, ठीक है, लेकिन बॉस के संग चिपका रहना तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो वैसे ही सुब्बू जो है जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वो था स्टोरी डिपार्टमेंट, उसको सैलरी भी स्टोरी डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलती थी, पर वो स्टोरी डिपार्टमेंट में कम रहता था, अपने बॉस के संग ज्यादा रहता था, समझ में आ गई बात, ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया इंट्रोडक्शन हो रहा है लॉयर, ठीक है, तो बोल रहा है लॉयर को सब लोग लीगल एडवाइजर था, लॉयर हम लोग का लीगल एडवाइजर था, पर सब उसको इलीगल एडवाइजर बोलते थे मजाक में, ठीक है, उसको लग रहा है ये भी बहुत बड़ा जोक मार दिया, ठीक है, चलो, वैसे हम लोग के भी ऑफिस में एक आदमी है लॉयर था, हम लोग उसको लायर साहब बोलते हैं, लायर साहब, लॉयर साहब नहीं लायर साहब, तो ये लॉयर लोग होते हैं ना, इनका थोड़ा सा हंसी उड़ता है, ठीक है, चलो, एन एक्सट्रीमली, हाँ, अब देखो एक नई कहानी यहाँ पर चालू होगी, अभी स्टार्ट करो सृष्टि। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute, please," and played back the recording. There was nothing incriminating and unmentionably fool about the Foul actress's about the actor's tirade against the producer. yes against the producer.
tirade against the producer. But once when she heard, But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself uh, catapulted into. catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief and brilliant acting career. अब तो लोगों को समझ में आया इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? सर मतलब एक एक्ट्रेस थी जो अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझती थी कि मैं मतलब बहुत अच्छी हुई है हूँ वो, और जब अपनी आवाज सुनती थी तो उसे शौक लगता था कि इतनी खराब कैसे हो सकती है। वाह, कितना खराब एक्सप्लेनेशन दिया सृष्टि को, मजा आ गया। असल में हुआ क्या, एक नई नई एक्ट्रेस आई थी, ठीक है, और नया नया फेमस भी नई नई हुई थी, ठीक है, एक दो मूवी हिट हो गई होगी उसकी, तो अभी नई नई फेमस हुई थी। तो एक बार उसको प्रोड्यूसर के ऊपर गुस्सा आ गया, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में कुछ बक रही होगी, मैंने गुस्से से बोल रही होगी, प्रोड्यूसर ऐसा आदमी है, ध्यान नहीं रखता, ये नहीं करता, वैसे कोई ज्यादा एक्सट्रीम नहीं बोल रही थी, लेकिन गुस्सा आ रहा था तो भड़ास निकाल रही थी अपना, ठीक है। तो सब लोग तो सुन रहे थे कि देखो अभी यंग लड़की है, ये क्या नाम है, प्रोड्यूसर के खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोल रही है, लेकिन हमारे लायर साहब का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। लायर साहब ने क्या किया, जब वो चीख रही थी, भड़ास निकाल रही थी, मैंने बिचिंग कर रही थी बेसिकली, तब उसने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया और उसकी सारी भड़ास रिकॉर्ड कर दी। समझ में आ गया? तो जब एक्ट्रेस का सारा निकल गया, भड़ास निकल गया, जितना बोलना था वो बोल दिया, और वो थोड़ा सा रुकी, ठीक है, सांस लेने के लिए, तो हमारे लायर साहब इंटेलिजेंट आदमी, इसने क्या किया, उस रिकॉर्ड को वापस से प्ले कर दिया, ठीक है। जब वापस से प्ले किया तो उस एक्ट्रेस को समझ में आया कि मैं जो भी बोल रही हूँ सब रिकॉर्ड हो गया। उसको लगा प्रोड्यूसर तो यहाँ है नहीं, मैं अपनी भड़ास निकाल दूंगी, जो बोलना है बोल दूंगी, ठीक है, लेकिन वो सारी बात लॉयर ने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। और जब वापस उसके सामने सुनाया गया तो बेचारी अब क्या करती, ठीक है, वो एकदम से डर गई, घबरा गई। अभी नई नई फेमस हुई थी, अभी एक पिक्चर ही शायद हिट हुआ होगा, नया नया फेमस हुई थी, तो उसको पता नहीं था दुनियादारी क्या है, लोग के सामने कैसे बात करनी चाहिए, सोफेस्टिकेशन कैसा होता है, उसको इतना सारा आइडिया नहीं था, गुस्सा आया, बक दिया, ठीक है, नहीं समझी बात को। लेकिन अब आप प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में इतना बकेंगे और अगर आपकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी तो आपका तो कहानी खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ने उसको निकाल दिया और उसका पूरा एक्टिंग कैरियर जो है वो खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो ये लॉयर साहब की गलती या स्मार्ट माने बेवकूफी बोल लो या स्मार्टनेस बोल लो या जो चाहना वो बोल लो, उसके कारण एक लड़की का कैरियर खराब हो गया। समझ में आ गई बात को? यस। अब तुम सोचो, अब जो अपन स्टोरी अब स्टार्टिंग से रिकैप करते हैं, ठीक है, और यहां तक पहुंचते देखते क्या कनेक्टिविटी है। चलिए ईशान थोड़ा सा समराइज कीजिए हम लोग के लिए, कहां से शुरू हुआ था हम लोग का? और फिर पूरा स्टार्टिंग से। हाँ भैया, स्टार्टिंग से है, तो सब बहुत जन तुम्हारे से उम्मीद लगा के रखे कि ईशान हमारी पॉइंट नोट करके रखा होगा, हम लोग को हेल्प करेगा ईशान। चलिए स्टार्ट। सर स्टार्ट हुआ था पैनकेक से। सब पैनकेक से बेसिकली फाउंडेशन है, वो जेमिनी स्टूडियोज बहुत ट्रक लोड्स में लेता था और बहुत मेनी एक्ट्रेसेस यूज्ड इट, मतलब जैसे उनके सारे पोर्स कवर हो जाए। ठीक है चलो। और फिर इसमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया रॉबर्ट कि क्लाइव के बारे में, वेरी गुड। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव वो वहां पे आके जेमिनी स्टूडियो में रुकते थे, उनका और यस। भी बहुत सारी जगह अड्डा था। ठीक है चलो आगे, वेरी गुड, नेक्स्ट। सर फिर इसमें मेकअप रूम के बारे में बताया कि कैसे इधर कैसी इनकैंडिसेंट लाइट्स थी, उससे सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के फेस एक तरह से बर्न हो जाते थे। वेरी गुड। हाँ फिर? और सर फिर इसमें ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बताया था कि इधर एक नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा था इधर से काफी। हाँ बोला, जब से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, इससे पहले वो लोग ऑल इंडिया इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उससे पहले हमारे मेकअप रूम में ऑल इंडिया इंटीग्रेशन था, क्योंकि पूरे देश के लोग वहां पर काम करते थे, ठीक है, साउथ से भी थे, बंगाल से भी थे, वेस्ट से भी थे, तो जो हमारा मेकअप रूम था वो ऐसा लगता था कि सारे इंडियंस लोग यहाँ रहते। ठीक है नेक्स्ट, उसके बाद? सर और इसमें बताया कि जैसे द चीफ मेकअप मैन है, वो हाँ, चीफ एक्टर्स एंड हायरार्की एक्ट्रेसेस। मेंटेन होता है वहां पे, वेरी गुड, हायरार्की मेंटेन होता है। जो सबसे बड़ा वाला मेकअप मैन है वो बड़े एक्टर लोग का मेकअप करता है, जो छोटे वाले वो छोटे करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है वेरी गुड, नेक्स्ट। सर फिर इसमें ऑफिस बॉय के बारे में बताया। और वो उसने वो भी तो पेपर कटिंग करता था वो, है ना, पेपर कटिंग करके रखता था, उसका मेन काम तो वही था, है ना, पेपर कट करके वो जमा करता था, और सब लोग को लगता था इसके पास कोई काम ही है, निकम्मा है ये। ठीक है, तो सब लोग की भड़ास निकालने के लिए सब लोग इसके रूम में आके इसको ज्ञान देते थे कि कुछ करो जिंदगी में, तुम कुछ करते ही नहीं हो, है कि नहीं? नेक्स्ट। ये
सर फिर इसमें कोठा मंगलम सुब्बू के बारे में बताया। हाँ, He was कोटा the मंगलम number सुब्बू के बारे में पूरा one 1-1.5 पेज बात किया है ना। और उससे कौन जलता था? हमारा बॉय जलता था, ठीक है। और उसको लगता था ये सुब्बू जो है यही उसके सारे मिजरी का कारण है, ठीक है। वेरी गुड। फिर sir, he was a poet also, मतलब but due to films मतलब उसका वो पैशन थोड़ा रुक गया था। वो पोएट था, लेकिन वो पोएट को इतना सीरियसली लेता नहीं था, माने वो बताता नहीं था किसी को। और वो प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा साइको फैन था या चमचा था। प्रोड्यूसर कभी भी फंस जाता था तो सुब्बू बाबू उसको निकालते थे। एक सीन को किस तरह से एक्ट करना है, उसके पास उसका 40 तरीके होते थे सीन को एक्ट करने का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद ये और बाद में बताया गया कि वो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता था सुब्बू। और स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लायर साहब भी थे, ठीक है। और लायर साहब ने कैसे एक एक्ट्रेस की बैंड बजा दी, वो अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा है कि नहीं, ठीक है। यस। अब मेरे को बताओ शुरू से लेके यहाँ तक कोई कनेक्टिविटी है स्टोरी में? नो सर। ये खाली क्या कर रहा है, एक एक दिन का इंसिडेंट का अकाउंट दे रहा है, ठीक है। और ये कोशिश कर रहा है बहुत ह्यूमरस बनने की, कि मैं बहुत अच्छा जोक मार रहा हूँ बीच बीच में, लोगों को बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, उस जमाने में हो सकता है कि लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि लोग थोड़ा पढ़ना चाहते थे, समझना चाहते थे, है ना। जैसे आज भी ना लोग जानना चाहते हैं कि यार मूवी कैसे बनती है, मूवी के पीछे जैसे होता है ना कि बैकग्राउंड में क्या होता है, अंदर की खबर, है ना। जैसे बहुत जन जानना चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, किस तरह की बातें होती है, तो लोगों को ये फैसिनेट करता था। तो हो सकता है उस जमाने में जेमिनी स्टूडियो एक बड़ी चीज थी, बड़ी बात थी। तो उसकी स्टोरी अगर लोगों को मालूम पड़े तो लोगों को बड़ा मजा आएगा, उसी के लिए ये यहाँ पर ये सारी चीजें बता रहा है। पर ये बहुत ही बैकडेटेड, बहुत ही पुरानी कहानी है। इसका इस युग से कोई रेलेवेंस नहीं है। ना तो ये कोई क्रिटिकली अक्लेम्ड है, ना इसके अंदर कोई मैसेज है जो करंट बच्चों को माने क्या नाम है थोड़ा सा मोटिवेट करे। ना इसके अंदर कोई माने कुछ है ही नहीं, ना इसका इंग्लिश इतना अच्छा है कि पढ़ के मजा आए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई सीबीएसई हैज गिवन दिस स्टोरी, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। इस स्टोरी से आप लोग को कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं आज से इस स्टोरी को बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया कि मैं बच्चों को क्या बताऊं स्टोरी के बारे में, ठीक है। तो खाली इतना ही है कि वो एक एक इंसिडेंट एक एक दिन के बारे में बता रहा है। और आप लोग को भी थोड़ा बहुत इसको याद करके रखना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, कैसे मैं आप लोग को एंटरटेन करूँ ना। बहुत ही मैंने कुछ है ही नहीं इसमें, बच्चे लोग को कुछ बताने लायक ही नहीं, ठीक है। चलो यहाँ से अर्नब रीड करो, कहाँ से? हाँ, while every other department or other member of the department, यहाँ से पढ़ो। सर द लीगल एडवाइजर से करना था। कहाँ से? द लीगल एडवाइजर। This was the end of the brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about the sad end of the actress. समझ में आ गया? यस। ठीक है, अर्नब यहाँ से रीड कर, while every other member of the department. Yes, sir. While every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. खादीइट्स, ओके, यहाँ पे रुक जा। अब देखो उस जमाने में गांधी जी का इंडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस था, ठीक है। और गांधी जी ने खादी कल्चर लेकर आए थे इंडिया में। और उस जमाने में बहुत सारे लोग जो है वो गांधी जी की तरह ही ड्रेसअप करते थे, ठीक है। तो पहले के जमाने में लोगों का जो फेवरेट कपड़ा था वो ये था धोती और उसके ऊपर एक कुर्ता। ये एकदम माने फेवरेट था लोगों का। तो जनरली इंडिया में सब लोग क्या नाम है, ठीक है, सब लोग जो थे वो क्या नाम है खादी की धोती और ऊपर से एक तो खादी की शर्ट पहनते थे, ठीक है। लेकिन लीगल एडवाइजर जो था, वकील साहब जो थे, वो थोड़े डिफरेंट थे। वो पैंट पहनते थे, पैंट के संग शर्ट पहनते थे, और कभी कभी वो काला कोट पहन लेते थे। तो काला कोट तो उस जमाने में पोस्ट ऑफिस के लोग भी पहनते थे, ठीक है। तो इसी के लिए उसको कोट ऑफ मेल बोला गया है, समझ में आ गया। तो सारे लोग धोती पहने हुए हैं, ये आदमी खाली पैंट पहना हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वहां पर लग रहा है। वहां पर सब गांधीइट्स थे, खादियाइट्स मतलब दे ऑल वेयर फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी। समझ में आ रही बात को? इसको थोड़ा सा नोट करके रखना, क्योंकि इस स्टोरी के एंड में तो पॉलिटिकल ट्विस्ट भी आएगा, वो भी हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना सब लोग गांधी जी को फॉलो करते थे और सब गांधी जी के भक्त थे, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करो। Yes, like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film.
Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because of the poets were asked to go home. अगेन एक तो बहुत ही स्टूपिड जैसा जोक, मेरे को तो लगता है इस जोक का कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको लग रहा राइटर को कि उसने बहुत बढ़िया जोक मारा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि पहले के जेमिनाई स्टूडियो में क्या होता था, जो भी लोगों के पास थोड़े पैसे हो जाते थे तो वो लोग फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जेमिनाई स्टूडियो में, ठीक है। माने मान लो जैसे लॉयर साहब ने थोड़ा पैसा कमा लिया, अब लॉयर साहब का मन कर रहा है कि मैं एक पिक्चर बना लूं, तो जेमिनाई स्टूडियो के जो बॉस है वो अपना स्टूडियो दे देते थे, बोला तेरे पास आइडिया है, स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, एक्टर वेक्टर तो सब है ही, माने वो तो फैक्ट्री है ना, वहां पर तो फिल्म का फैक्ट्री है, तो आपको अगर फिल्म बना रही है तो बना लो, ठीक है। तो बॉस ने क्या नाम है, लॉयर साहब को भी इजाजत दे दी कि वो अपनी एक तो फिल्म बना ले। तो लॉयर साहब ने बहुत सारा मेकअप लगाया, बहुत सारे माने पैंतरे आजमाए, सब कुछ किया, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो गई, ठीक है। फ्लॉप होने के बाद बॉस ने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, और स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर में लॉयर साहब थे, तो लॉयर साहब की भी नौकरी चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि राइटर के कारण लॉयर का जॉब चला गया, क्या ही जोक है इसके अंदर में। और मेरे ख्याल से जब उसने लिखा होगा उसको लगा होगा ओह क्या जोक मारा मैंने, बहुत बढ़िया जोक मारा मैंने, कि एक स्टोरी के कारण लॉयर का जॉब चला गया। बट डजंट मेक एनी सेंस, मैंने आई डोंट नो, समटाइम्स आई गेट रियली इरिटेटेड जब मैं ये स्टोरी पढ़ता हूँ, क्योंकि डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। खैर चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया तुम लोग के? Yes. Yes. यहाँ पर अगर कुछ याद रखना है अपन को तो सिर्फ इतना याद रखना है कि बहुत सारे लोग गांधी जी के फॉलोअर थे, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि आगे जाके रेलेवेंस में एक तो थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट आएगा, उसमें वो हम लोग को काम करेगा, ठीक है। अब नया पैराग्राफ चालू हो रहा है, इस पैराग्राफ के अगेन एक तो नया स्टोरी चालू हो जाएगा, कुछ नया, पुरानी स्टोरी से कुछ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो अर्नव स्टार्ट करो। Yes, sir. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like SDS Yogiyar, Sanju Subramaniam, Krishna Sastry, and Harindranath Chattopadhyay. And it had excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. Those were the days when the Congress rule meant prohibition, and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure and a prerequisite for poetry. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. ओके, यहाँ तक पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है, तुमको पता होगा एक बार इंदिरा गांधी ने हम लोग के देश में इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। तो इमरजेंसी जब लगाई थी तो लोगों का बैठना मिलना एक तरह से कर्फ्यू लग गया था, ठीक है। तो कोई भी लोग एक संग बैठ के बात नहीं कर सकते थे, माने एक संग टेबल पे नहीं रह सकते थे। तो इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा इमरजेंसी टाइप का लगा लिया था। इट वाज अ लाइक नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर अ कंट्री, ठीक है। लेकिन जेमिनाई स्टूडियो तो स्टूडियो है, ठीक है, स्टूडियो के अंदर तो पोएट आएंगे ही। तो वहां पर बड़े बड़े पोएट बैठते थे, जैसे कि एस डी एस योगियार, ठीक है, एक तो फ्रीडम फाइटर के और नेशनल पोएट है वो, एक संगू सुब्रमण्यम, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तो तुम लोग जानता ही होगा, ठीक है, वो तो बहुत बड़े, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के तो बहुत थिएटर के लिए प्लेस लिखे इन्होंने। तो वहां पर ना एक अच्छा मेस था, मेस का मतलब जब खाना पीना मिलता था, तो ये लोग सब वहां बैठ जाते थे, वहां बैठ के पंचायती करते थे, ठीक है। तो वहां पे बहुत अच्छी कॉफी मिलती थी, ओके। अब कॉफी सारी और रात भर कॉफी मिलती थी, दिन में भी मिलती थी, रात में भी मिलती थी, ठीक है। तो ये कब का टाइम है, जब कांग्रेस रूट मेड प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी, माने जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो तो स्टूडियो के अंदर है, तो वो आराम से पीते थे खाते थे, तो उनके लिए बहुत बढ़िया एटमोस्फेयर था, ठीक है। अब खाली जो ऑफिस बॉय है जिसको बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, कप लाना पड़ता था, चाय लानी पड़ती थी, है ना, तो उसके लिए काम थोड़ा ज्यादा हो गया। और जो क्लर्क है उनको हिसाब रखना पड़ता था, उनके लिए काम बढ़ गया। इन लोग के अलावा सब लोग एंजॉय करते थे, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि अगर आपको पोएट्री लिखना है तो आपको अच्छे मूड में होना पड़ेगा। तो वहां पर सब अच्छे मूड में थे, स्टोरी लिखते थे, पोएट्री लिखते थे, खूब कॉफी पीते थे, टाइम पास करते थे, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये लोग सब गांधी जी के भक्त थे, खादी वर्शिप करते थे। तो इन लोग के लिए जो पॉलिटिक्स था वो सिर्फ गांधी जी का पॉलिटिक्स था। और गांधी जी का पॉलिटिक्स क्या था? गांधी जी का पॉलिटिक्स था क्या था? सत्याग्रह, है ना। गांधी जी तो पेशेंस वाले आदमी थे, नॉन पीसफुल आदमी थे वो तो वायलेंस कभी करते नहीं थे। तो गांधी जी का अपना एक लाइन था, सबको लेकर चलो, सबके साथ चलो, सबका साथ सबका विकास, उनका भी फंडा था गांधी जी का। तो सब लोग जो पॉलिटिक्स जानते थे ना, वो खाली कांग्रेस गांधी जी की पॉलिटिक्स जानते थे, और इससे ज्यादा उनको पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तभी एक तो नया वर्ड आया, कम्युनिज्म। तुम लोग को पता है कम्युनिज्म क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज अ कम्युनिज्म, या कम्युनिस्ट कौन होते हैं?
अबे हाँ या ना तो यस बोलो। सर, जहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक लैंड ओन करते थे और उसके रिटर्न में लाइक हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलते थे, ऐसा कुछ। थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ा सा रॉन्ग, मतलब ज्यादा रॉन्ग थोड़ा करेक्ट। देखो, एक होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब जानता है क्या होता है? सर 10th की हिस्ट्री में पढ़ा था लेकिन एग्जैक्टली डेफिनेशन याद नहीं आ रही। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, अमीर लोग सारी प्रॉपर्टी ओन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पे जो लेबर क्लास लोग हैं वो लोग काम करते हैं और उसको उनके बदले में सैलरी या वेजेस मिलता है, ठीक है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो मालिक होता है या जो पैसा वाला आदमी होता है उसी की चलती है, ठीक है। उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो ऑब्वियसली जब वो प्रॉफिट कमाएगा तो लेबर लोग को जितना दबा सकेगा वो दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है, या कम्युनिज्म बोल लो उसको। सोशलिज्म और कम्युनिज्म भी काफी रिलेटेड टर्म है, लेकिन तुम लोग ऐसे मानो एक्सट्रीम, अगर दो एक्सट्रीम की बात करें तो एक एक्सट्रीम है कैपिटलिज्म जहां अमीर लोग के पास सब कुछ होता है, और एक एक्सट्रीम है कम्युनिज्म जहां सब कुछ सरकार ओन करती है, ठीक है। वहां पर किसी की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती, सब सरकार ओन करती है। और सरकार सब पब्लिक में जो भी बने, आप अपनी आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टी सरकार की होगी। सरकार तुमको जो काम करने बोलेगी वही तुमको करना पड़ेगा, जो तुमको सरकार बोलेगी वही करना पड़ेगा। सरकार तुमको पैसे देगी पर तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, ठीक है। माने अपना तुम कोई चीज ओन नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। कम्युनिज्म का आज के डेट दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना, ठीक है, रशिया। और कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्या नाम है, अमेरिका, ठीक है। और एक होता है, माने कम्युनिज्म एकदम एक्सट्रीम फॉर्म हो गया, एक ऑपोजिट, और कैपिटलिज्म हो गया एक ऑपोजिट। इन दोनों के बीच में जो वर्ड है वो है सोशलिज्म, ठीक है। तो तुमको पता है बंगाल में भी एक तो पार्टी थी सीपीआईएम, तुम लोग नाम सुना होगा, सीपीआईएम एक तो पार्टी थी जिसका फुल फॉर्म ही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो ये जो कम्युनिज्म का जो फंडा है, इसके जो आविष्कारक है या इसके जो जो फादर है ऑफ कम्युनिज्म, वो क्या मार्क्स है, ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो इसी के लिए सीपीआईएम का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। समझ में आ गया बात को? इंडिया में एक और पार्टी है जिसका नाम है सीपीआई, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें एम नहीं है, मतलब वो मार्क्सिस्ट को फॉलो, मार्क्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। हमारा जो चाइना है, तुम देखिए कि चाइना में भी जो पार्टी रूल करती है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। रशिया में भी जो रूल करती है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। वन ऑफ द मेजर लड़ाई जो अमेरिका की और रशिया की या यूएसएसआर की थी, वो यही थी कि अमेरिका बिलीव करता था कैपिटलिज्म में और यूएसएसआर बिलीव करता था कम्युनिज्म में, ठीक है। आज भी रशिया में कम्युनिस्ट है। समझ में आ गई बात को सबके क्लियर? यस। तो यहां पर बोल रहा है ये हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स के जो ये लोग जो है एजुकेशन वाले जो लोग पोएट है, इनको इतना पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है। इनके लिए जो पॉलिटिक्स थी वो सिर्फ गांधीज्म थी, माने जो गांधी जी बोलती है वही पॉलिटिक्स है, उसके अलावा इनको पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पता। समझ में आ गया? तो इनके लिए ये जो कम्युनिज्म वर्ड जो है बिल्कुल नया है। समझ में आ रही है बात को? इनफैक्ट ये लोग कम्युनिस्ट लोग को ना एज अ विलन देखते थे, कम्युनिस्ट लोग के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था इनके मन में। समझ में आ गया? तो तुम देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, ठीक है। माने कम्युनिज्म को हम लोग नेगेटिव उससे देखते थे, फिर भी बंगाल में कम्युनिज्म था। और यहाँ पे जो सीपीआईएम थी उसने 32 साल रूल किया है बंगाल के अंदर में, ठीक है। चलो रीड करो। कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियर और कंजुगल लव। माने बोल रहा है जो कम्युनिस्ट जो होते हैं बहुत ही माने कोल्ड हार्टेड लोग होते हैं, उनको उनके पास किसी के लिए प्यार नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोग देखिए कम्युनिज्म को यहाँ नेगेटिवली डिस्क्राइब किया गया। चलो अर्नव रीड। Yes, sir. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. Such notions which prevailed elsewhere, everywhere else in South India at that time also, naturally floated above vaguely among the khadi-clad poets of the Gemini studios. Evidence of it was soon forthcoming. ओके अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जा रहा है, बोल रहा है कि पूरे साउथ में, अब तुमको पता है केरला में भी लेकिन सीपीआईएम है। अब ये साउथ की बात कर रहा है, लेकिन केरला में भी आज भी सीपीआईएम है और सीपीआईएम का थोड़ा डंका बजता है, वहां पर अभी भी कम्युनिस्ट लोग हैं। तो ये बोल रहा है कि पूरे साउथ इंडिया में कोई भी कम्युनिस्ट लोग को पसंद नहीं करता था, सब लोग को ऐसा लगता था कम्युनिस्ट लोग एकदम गॉडलेस आदमी है, थैंकलेस आदमी है, वो लोग जरूरत हो रहा है अपनी मम्मी को भी मार देंगे, अपने पापा को भी मार देंगे, अपने बच्चों को भी मार देंगे। तो काफी नेगेटिव फीलिंग बहुत सारे साउथ इंडिया में था। उनके लिए पॉलिटिक्स माने गांधी जी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पता नहीं ये कम्युनिस्ट के बारे में कुछ बताने वाला है कि कम्युनिज्म में क्या हुआ। ओके चलो यहां से आ जाते हैं। व्हेन फ्रैंक बकमैन्स रीड।
When French Buckman's Morale Element Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have a warmer host in India than the Gemini Studios. Someone called the group of International Circus. They weren't very good on the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table. But they presented two plays in the most professional manner. Their Jotham Valley and The Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city. The Gemini family of 600 saw the plays over and over again. ओके अब यहाँ पर एक जन आए हैं ब्रैंक बकमैन, ठीक है। उनकी एक तो टीम थी जिसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, ठीक है। ये उनका एक तो टीम का नाम था और वो लोग के अंदर करीब 200 मेंबर्स थे, ठीक है। तो वो लोग भी एक तरह से थिएटर ग्रुप था, वो लोग नाटक करते, नौटंकी करते थे, नाटक करते थे वो लोग, ठीक है। तो वो लोग मद्रास आए थे 1952 में, ठीक है। और माने उनको जेमिनाई स्टूडियो ने होस्ट किया था, ठीक है। तो वो लोग सब जेमिनाई स्टूडियो में आए थे और वहां पर वो थिएटर करते थे, वहां पर वो एक्टिंग करते थे, ठीक है। कुछ लोग ने उनको उनका नाम रख दिया ये इंटरनेशनल सर्कस है, ठीक है। वो सर्कस नहीं था, उनका थोड़ा सा वो मैंने थोड़ा सा काम करते थे, मैंने एक्रोबैट्स करते थे, बट दे वर नॉट अ सर्कस ग्रुप, दे वर अ थिएटर ग्रुप, ठीक है। बोला दे वेंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज, ट्रेपीज का तो रस्सी पे बेसी नहीं चलते थे और एनिमल्स के संग भी परफॉर्म नहीं करते थे, एनिमल्स को सिर्फ वो खाते थे। बोलता अगर उनका एनिमल्स के संग कहीं जान पहचान था तो खाली डिनर टेबल के अंदर था, माने दे वर नॉन वेजिटेरियंस, ऑब्वियसली एनिमल्स खाते थे। वैसे प्ले में या सर्कस में वो लोग एनिमल्स को यूज नहीं करते थे। अगेन उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा जोक मारा, पर ठीक है, अब क्या ही जोक है, ठीक है। लेकिन उन्होंने दो प्ले किए इंडिया में, ठीक है। इन मद्रास जेमिनाई स्टूडियो में उन्होंने दो प्ले किए, एक प्ले का नाम था जोथम वैली और एक प्ले का नाम था फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों प्लेयर बहुत सारे रोल मद्रास में उन्होंने चालू किए और मैंने एक ही अब दो ही प्ले थे इनके पास में और ये मद्रास में करीब 2-3 महीना रुके। तो जब भी रुकते तो ये अपना दोनों प्ले को अपना दोनों ये वाला जो क्या नाम है इनका जो प्ले था इसको बार बार परफॉर्म करते थे। तो जेमिनाई स्टूडियो के 600 लोग थे, वो लोग इनका ये प्ले बार बार देखते थे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है एक इंटरनेशनल ग्रुप आया है और वो इंटरनेशनल ग्रुप तुम्हारे देश में परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली उनके पास डिफरेंट टेक्निक होगी, उनकी कुछ टेक्निक होगी जो हम लोग से अच्छी होगी, कुछ टेक्निक होगी जिसमें हम अच्छे होंगे। तो अगर हम उनकी कोई टेक्निक देखते हैं और अगर हमको पसंद आ जाती है तो हम उनकी टेक्निक को कॉपी कर सकते हैं अपने प्ले में। ओके, समझ में आ रहा है? Yes. अरे भैया तुम लोग इतना देरी में यस बोलेगा तब तक तो ऑडियंस सो जाएगी, मालूम है मुझे बोरिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सर को भी बोर कर दोगे, तो रहो सर के संग में, थोड़ा क्वेश्चन वेश्चन पूछो तो थोड़ा मजा आएगा इंटरेक्ट करने में। तुम लोग तो सब सो गया, ऐसे करेगा तो सर पागल ही हो जाएंगे। तो पता है ये जब भी मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ ना, मैं इतना जोर जोर चिल्लाता हूँ और मेरे इतने लफ्ज बाहर आ जाते हैं समझाने में कि मेरी हालत खराब हो जाती है। पता नहीं क्यों इस स्टोरी को समझाने में बड़ा ताकत लगता है भी बहुत फालतू, कुछ है ही नहीं इसके अंदर समझाने के लिए। चलो अर्नव आगे बढ़ो। फिर तुम लोग तीनों अगर तुम लोग तीनों शांत रहा और मेरी बात के पीछे नहीं, सबका वीडियो ऑन करवा दूंगा अभी। सबका पहले एक काम करो, माइक ऑन करो तीनों अपना अपना, माइक सबका ऑन रहना चाहिए, किसी का माइक बंद नहीं होगा, ठीक है। अर्नब तू तो वीडियो ऑन करने वाला था, तेरा क्या हुआ? सर फिर आपने मना कर तो दी थी, करी मैंने कब मना किया बे? ऑन कर। है और मतलब आपने बोला था ना मर्जी है। अबे ऑन कर जल्दी। अच्छा सर, एक मिनट। ऑन करने बोला तो ये माइक भी बंद कर दिया, क्या बात? कपड़े पहन रहा है क्या तू? चलो आगे बढ़े, कहां पढ़ गए? हाँ, द मैसेज ऑफ द प्ले वॉज यूजली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। मतलब उस प्ले का जो मैसेज था वो सिंपल ही था, ठीक है, घर की बातें की बात बताते, लेकिन उनके सेट और उनके कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, मैंने फर्स्ट एड कॉस्ट्यूम थे। तो ये सीखने के वाली बात है। क्या बात है, पूरा हरियाली तीज होके आ गया तू आज। द मैसेज ऑफ द प्ले वे यूजली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज बट द सेट एंड कॉस्ट्यूम वेयर फर्स्ट एड। जैसे अर्नब का कॉस्ट्यूम इतना अट्रैक्टिव है वैसे उनका लोग का भी कॉस्ट्यूम बहुत अट्रैक्टिव था, ठीक है। चलो यहां से रीड करो, मद्रास एंड तमिल ड्रामा। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. It was some years later that I learned that the MRA was kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras, like Mr. Vasan, simply played into their hands. ओके रुक जाए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बता रहा है
कि उनका जो कॉस्ट्यूम था बहुत अच्छा था, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, जिस प्रकार से वो मॉर्निंग और इवनिंग दिखाते थे ऑडियंस को, वो बहुत सुंदर टेक्निक था। तो मद्रास और तमिल के जितने भी ड्रामा थे वो लोग उनकी टेक्निक चुरा लिए, और ओपनिंग सीन और क्लोजिंग सीन वो लोग माने उनके जैसे ही करते थे, ठीक है। बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो थी, ये असल में कम्युनिज्म के अगेंस्ट में इनका एजेंडा था, माने दे आर एंटी कम्युनिस्ट, ठीक है। और वो लोग इंडिया में आके एंटी कम्युनिज्म कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो इसके जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे मिस्टर वसंत, उनको समझ ही नहीं आया, और उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को प्लेटफॉर्म दे दिया जो कि एंटी कम्युनिस्ट था। मतलब इनडायरेक्टली तुम एंटी कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, समझ में गया। लेकिन मिस्टर वसंत को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने उनको बोल भी दिया, वो लोग परफॉर्म भी कर लिए, ठीक है। चलो, Yes, I am not sure, however, that this was indeed the case. For the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism. The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. It was such a chance for the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो उसने जानबूझ के किया कि नहीं जानबूझ के किया, ठीक है। इससे कोई फर्क पड़ा नहीं फर्क पड़ा, एमआरए हुआ नहीं हुआ, ना कम्युनिज्म के ऊपर में कोई बात चली नहीं चली, बोला हम लोग को नहीं पता, पर हम लोग को बड़ा मजा आया कि इन 200 लोग आए थे वहां से, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, और कम से कम 20 देशों के। तो हम लोग 20 देशों के 200 लोगों से इंटरेक्ट किए, हम लोग को बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ, हम लोग बहुत कुछ सीखे उनसे। और जो हम लोग क्या नॉर्मल होता था कि क्राउड आती थी, उसके ऊपर में जो प्ले बॉय था वो उस लोग के ऊपर पैनकेक लगाता था, ये सब करता था, उससे हम लोग को मुक्ति मिल गया, और 2 महीना हम लोग का टाइम बहुत अच्छा कटा वहां पर, ठीक है। चलो, a few A months few later, months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. All they said was he was a poet from England. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of those were Wordsworth and Tennyson. अब थोड़ा दिन के बाद में क्या हुआ, आफ्टर ये एमआरए आया, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के बाद में एक और नया आदमी का आने का बात चालू हुआ। अब ये बात हम लोग को मालूम पड़ी कि इंग्लैंड से एक आदमी आ रहा है, और वो एक पोएट है, और वो जेमिनी स्टूडियो में आना चाहता है, ठीक है। तो बोला अगर हम लोग ब्रिटिश का नाम लेते हैं या इंग्लैंड का नाम लेते हैं, तो हम लोग को 2 ही माने पोएट हम जानते थे, एक तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कौन भाई साहब है, इनको तो हम लोग जानते ही नहीं, इनके बारे में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये भाई साहब अब यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग कीट्स या सेली को भी जानते थे, कुछ बायरॉन को भी जानते थे, ठीक है। पर ये कौन था किसी ने नहीं जाना, ठीक है। तो बोल रहा है फ्रेंडली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट। तो बोला जॉर्ज इलियट भी एक तो बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है। तो अब एक तो कोई आदमी आने वाला है यहाँ पर इंग्लैंड से, ठीक है। थोड़ा दावा बात है कि कोई इलियट बोल के आदमी आ रहा है, ठीक है। नाउ हु वाज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ? अब जेमिनी स्टूडियो में कौन आ रहा है हम लोग को नहीं पता, ठीक है। चलो, He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Anand Vikatan. तो अब बोल रहा है बाद में मालूम पड़ा कि वो पोएट वोएट नहीं है, वो एक तो एडिटर है, ठीक है, न्यूज़पेपर का एडिटर है वो। और इसी के लिए, और हम लोग का जो मालिक था वसन, वो भी एक एडिटर था, तो एडिटर का एडिटर के लिए लव था, तो इसी के लिए वो उसको होस्ट कर रहा था, ठीक है। चलो, He was he wasn't the editor of any known names of British publications in Madras. That is, those known at Gemini Studios. Since the top men of the Hindu were but taking the initiative, the surmise was not that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or London Times. That was all at even most the well informed among us अब knew. चलो, पहले ये मालूम पड़ गया कि पोएट नहीं है, फिर मालूम पड़ा कि वो एडिटर है, फिर मालूम पड़ा कि वो एडिटर भी कोई बहुत बड़े न्यूज़पेपर का नहीं है। जैसे उस जमाने में लंदन में 2 बहुत फेमस न्यूज़पेपर थे, एक था मैनचेस्टर गार्डियन और एक था लंदन टाइम्स, ठीक है। तो वो उस दोनों ही पेपर का एडिटर नहीं था। लेकिन इंडिया में उस टाइम एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था, उसका नाम था हिंदू। तो हिंदू के जो पब्लिशर थे और एडिटर थे, वो उसको वेलकम करने के लिए इनिशिएटिव ले रहे थे। तो इन लोगों को लगा कि कुछ तो बात होगी इसके अंदर, वरना लोग इतना इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो,
At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. He was a tall man, very English, very serious, and of course, very unknown to all of us. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. अब फिर Yes. 4 बजे आफ्टरनून में वो आदमी आ गया, ठीक है, उसको स्टेज पे वेलकम किया गया, एक तो स्टेज सेट किया गया, ठीक है, और जो हम लोग का जो मालिक है वो आके उसकी शान में कुछ बोलना चालू किया, लेकिन हमारे बॉस को भी उसके बारे में बेसी नहीं पता था। ही वाज अ रिलेटिवली अननोन आदमी, ठीक है, तो उसको भी बेसी नहीं पता था, ठीक है, तो जो जो स्पीच थी वो बहुत ही बेसिक टर्म की स्पीच थी, जिसमें वो एक्चुअली उस एडिटर को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा था, ऐसे ही उधर उधर की बातें कर रहा था, ठीक है, चलो। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. Then the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what was he talking about in his accent, defeated any attempt to understand what he is saying. अब थोड़ा देर के बाद जब उसकी स्पीच खत्म हो गई तो पोएट आके बोलने लगा। अब उसका एक्सेंट भी बहुत ज्यादा ब्रिटिश था, तो वो क्या बोल रहा है किसी को समझ ही नहीं आ रहा। सारी की सारी ऑडियंस एक दूसरे को देख रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, ना तो वो जो आदमी है वो कुछ समझ पा रहा है, ना ये ऑडियंस को समझ पा रही है। तो बेसिकली दोनों पर कुछ हो ही नहीं रहा, वहां पे कोई किसी को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, चलो। Yes, sir. The whole thing lasted about an hour. Then the poet left and we all were dispersed in utter bafflement. What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? People whose lives least afforded than the possibility of cultivating a taste for English poetry. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. एग्जैक्टली अब बोल रहा है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि एक तो हम लोग को जेमिनी स्टूडियो में पता नहीं इस इंग्लिश पोएट को क्यों बनाया। हम लोग तो तमिल पोएट्री लिखते हैं, और हम लोग जो लिखते हैं बहुत ही सिंपल लिखते हैं। अब इस इंग्लिश पोएट को पता नहीं ये क्या बोल रहा है, या हम लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया गया, ये क्यों भाषण दे रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आया। उल्टा पोएट भी बड़ा परेशान था, क्योंकि जो ऑडियंस है वो उससे रिलेट ही नहीं कर पा रही है। जैसे तुम लोग को भी ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, वैसे वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। बोल रहा है आज तक हम लोग को नहीं पता कि वो आदमी क्यों आया था, उसका जो आना है वो हम लोग के लिए आज तक मिस्ट्री है, ठीक है। मैं एक बार देखो कितना पेज बाकी है, अगर ज्यादा होगा तो वी हैव टू स्टॉप हियर। अच्छा 1.5 पेज आज ही करके खत्म करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अगर छोड़ भी देंगे तो तुम लोग फिर अटक जाए, ठीक है, चलो नहीं करो। अच्छा मिस्टर ईशान, तुम सब नोट कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच रहे, क्या कर रहे हैं? सर मैं थोड़ा भी अंडरलाइन कर रहा था। चलो ठीक है, जल्दी से इसको कर लेंगे फिर करेंगे, चलो आगे बढ़ो। क्या नाम है यार? नाम? Yes, sir, the great prose writer of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, perceiving drudge with a heart so shrunken that nothing can break. Rejection. एक मिनट. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets forth making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. ओके अब यहाँ पर बोल रहा है प्रोज राइटिंग मतलब स्टोरी राइटिंग, ठीक है। तो बोल रहा है मुझे नहीं लगता कि प्रोज राइटिंग जो है मैंने एक्चुअली यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इसने बहुत सारी प्रोज लिखी, ठीक है, वो हिट नहीं हो रही थी। आपने कोई स्टोरी लिखी, आपकी स्टोरी आपने एडिटर लोग को भेजी और एडिटर लोग को वो प्रोज राइटिंग पसंद नहीं आई, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है जो प्रोज राइटिंग करते हैं और उनकी स्टोरी अगर निग्लेक्ट कर दी जाती है तो वो थोड़ा सा क्या नाम है वो मैंने उन लोगों को खराब लगता है ना। मैंने आप किसी कुछ लिख कर लेके जा रहे हो, ओके, तो वहां पर क्या है, एडिटर को आपने अपनी कॉपी दी कि सर देखिए मैंने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और उसने क्या नाम है मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है या मैंने नॉवल लिखा है और एडिटर ने आपके नॉवल को बड़ा घटिया है दूसरा लिखा, तो फिर आपको क्या लगा, बुरा नहीं लगा, आपने फिर दूसरा लिखा, फिर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर आपने दूसरा लिखा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रोज राइटिंग है वो इतना आसान काम नहीं है, ये उसी आदमी के लिए है जो रिजेक्शन ले सके, ठीक है, और बार बार नया कुछ लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने इनफैक्ट अगेन यहाँ पर थोड़ा सा वो सरकास्टिकली बोल रहा है कि प्रोज राइटिंग हर किसी के लिखने की बात नहीं है,
ठीक है, जो आदमी दुख ले सकता है, तकलीफ लिख सकता है, वही प्रोज ले, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक तो नया कहानी चालू कर रहा है। इट वॉज फॉर सच पीपल, माने प्रोज राइटर्स। पढ़ो। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. A short contest organized by a British periodical by the name The Encounter, of course. The Encounter wasn't a known commodity along the Gemini literary. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है, देखो ये भी तो राइटर ही था ना, छोटा मोटा। तो बोल रहा है कि अब ऐसा हुआ हम लोग के लिए कि हिंदू ने एक तो अनाउंसमेंट पब्लिश किया एक अनइम्पोर्टेंट पेज में कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा है जो कि ब्रिटिश पेपर में छपेगा, ठीक है। और उस पेपर का नाम था द एनकाउंटर, ठीक है। अब एनकाउंटर जो है उसके बारे में जेमिनाई स्टूडियो के लोग बेसी नहीं जानते थे, वहां के जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी एनकाउंटर के बेसी बारे में नहीं जानते थे। तो इसने बोला कि इससे पहले कि मैं स्टोरी लिखूं और इंग्लैंड स्टोरी भेजूं, और इंग्लैंड भेजने में पैसा लगेगा क्योंकि पोस्ट से जाएगा, कोरियर का पैसा लगेगा, तो मैं उतना रुपया खर्च करूं, इससे पहले मैं पता करना चाहता था कि एनकाउंटर चीज क्या है और क्या वहां पर स्टोरी भेजना कोई वर्थ होगा, ठीक है। तो अब ये पता करना चाह रहा है एनकाउंटर के बारे में, ठीक है। चलो, इन दोज डेज, Yes, यहां से in those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel that you were sneaking into a forbidden area. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited the Gemini studios. ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस जमाने में ब्रिटिश काउंसिल के लाइब्रेरी में आप घुसते थे तो वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई नोटिस नहीं था, ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि नो माने एंट्री फॉरबिडन नहीं था, कोई भी आदमी वहां पर जा सकता था। तो मैं वहां पर गया तो मुझे बुरा नहीं लगा, आई वॉज गिवन क्या नाम है एडमिशन, मैं अंदर चला गया और वहां पर मैंने देखा एनकाउंटर की कॉपी पड़ी हुई थी। अभी एनकाउंटर के बारे में जानने आया था तो एनकाउंटर की कॉपी एकदम फ्रेश पड़ी थी, मतलब कोई उसको छू भी नहीं रहा था, कोई पढ़ भी नहीं रहा था एनकाउंटर के बारे में, ठीक है। फिर जब उसने एनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा, ठीक है, तब इसको मालूम पड़ा अरे तो वही आदमी है जो हम लोग के जेमिनाई स्टूडियो में आया था, पोएट, जिसकी बात हम लोग को समझ में नहीं आई और हम लोग को उसकी बात समझ में नहीं आई और जो 1 घंटा तक भाषण दे रहा था। तो ये जो आदमी आया था हमारे जेमिनाई स्टूडियो में, ये इसी क्या नाम है न्यूज़पेपर का एडिटर है। समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. चलो, I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brother of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of film. Stephen Spender. Stephen. That was his name. हाँ, तो बोल रहा है जब मुझे उसका नाम मैंने देखा तो मुझे लगा अरे ये तो वही भाई है जो कुंभ के मेले में खो गया था, क्योंकि उसको ऐसा इसके लिए लगा क्योंकि वो जेमिनाई स्टूडियो में आया था और ये दोनों भाई भाई हैं। बोला जब मैं अपना आर्टिकल लिखूंगा और लिखूंगा मैं भी जेमिनाई स्टूडियो से, तो उसको भी लगेगा अरे ये मेरा भाई है। फिर यहाँ पर एक और जोक मार रहा है कि हिंदी पिक्चर में जो जो भाई होते हैं, है ना, वो लोग खो जाते हैं बचपन में और गाना गा के एक दूसरे को याद करते हैं ना, वो तो पिक्चर थी ना, यादों की बारात निकली है दिल के द्वार, सुना तुम लोगों ने? तो पिक्चर तुम लोग तो सुना भी नहीं होगा। वो एक पिक्चर है, बहुत फेमस है, उसके अंदर ये गाना है, उसके अंदर 3 भाई होते हैं, वो लोग खो जाते हैं, ठीक है। और बचपन में उनके मम्मी पापा एक गाना गाते थे तो उन लोग को पहचान का खाली कॉमन चीज था गाना, ठीक है। तो उसमें से एक भाई सिंगर बन जाता है और वो सिंगर भाई जब भी अपना कोई प्रोग्राम चालू करता है पहले ये वाला गाना गाता है। वो सोचता है कि काश अगर मेरा भाई होगा तो उसको ये गाना गाना सुन लेगा और वो मुझसे मिल लेगा, समझा? तो यहाँ पर वही ये जोक मार रहा है कि हिंदी पिक्चर में पुराना गाना सुन के भाई भाई को पहचान लेता है। तो शायद वो मेरे स्टूडियो में आया था, ठीक है, तो मेरा नाम भी पहचानता होगा, मैं उसका नाम पहचान लिया, वो भी मेरा नाम पहचान रहा होगा, ठीक है। चलो, और उसका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर उसका नाम था, ठीक है। चलो, And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paisa each. Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin, special low price student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है जब मैं जेमिनाई स्टूडियो छोड़ दिया, ठीक है, और मेरे पास बहुत टाइम था लेकिन पैसा नहीं था, मैं गरीब हो गया क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई,
तो मैं सब चीज सस्ती ढूंढता था कि कुछ भी सस्ती मिल जाए तो वो मैं उसको ले लूं, खरीद लूंगा। तो बोल रहा जब मैं एक बार फुटपाथ से जा रहा था तो मुझे वहां पर किताबें दिखी, बहुत सारी कॉपी दिखी, और उस बहुत सुंदर अमेरिकन ओरिजिन की कॉपी थी, और उसका दाम बहुत कम था, स्पेशल लो प्राइस एडिशन थी, 50 पैसे की वो कॉपी थी, ठीक है। 50 पैसा, सोचो 50 पैसा में एक किताब मिल जा रही है तुमको, आजकल तो 500 में भी नहीं मिलती, ठीक है। तो मैंने वो किताब देखी एंड पिक्ड अप द कॉपी ऑफ द बुक, और उसने एक तो कॉपी ले ली, ठीक है। और ये एक तो स्टोरी है, द गॉड दैट फेल्ड, एक बहुत फेमस नॉवल है ये, ठीक है। चलो। And picked up a copy of the book, The God That Failed. Six eminent men of एमिनेंट, letters, एमिनेंट। eminent men of letters in six separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. Andre Gide, Richard Wright, Ignatius Silone, Arthur Koester, Louis Fisher, and Stephen Spender. ओके, Stephen अब यहाँ Spender. पर एक तो उसको किताब मिला जिस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, विच इज अ वेरी फेमस बुक, ठीक है। और ये जो बुक है ना, द गॉड दैट फेल्ड, ये एक्चुअली एंटी कम्युनिज्म के ऊपर में किताब है, ठीक है। और इस किताब के अंदर 6 ऐसे हैं, और 6 ऐसे को 6 बड़े राइटर ने लिखा है। उसमें से एक राइटर स्टीफन स्पेंडर है। ये स्टीफन स्पेंडर वही है जो उनके घर आया था, याद है, जो उनके वहां पर आया था स्टूडियो में, ठीक है। चलो आगे पढ़ो, स्टीफन स्पेंडर। Yes, Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studios. In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with this Stephen Spender poetry, but not with his God that failed. तो यहाँ पर बात हो रही है एंटी कम्युनिज्म के बारे में, ठीक है। माने कम्युनिज्म गॉड बनकर आया था पर वो फेल हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो हमारे राइटर है उनको नहीं पता होगा कि स्टीफन स्पेंडर कौन थे और वो क्यों आए थे, ठीक है। लेकिन उनकी जो किताब है ये काफी फेमस है और इसने काफी फेमस काम किया, ठीक है। अब अगर भाई साहब आप लोग को इस स्टोरी में कुछ, वैसे स्टोरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर आप लोग को कोई इसका स्टोरी में रिलेशन समझ में आए या कनेक्टिविटी समझ में आए तो मुझे भी बता देना। मुझे तो कोई कनेक्टिविटी समझ में आया नहीं, ठीक है। खाली लास्ट में थोड़ा सा ये था कि वो आया और मैंने स्टोरी थोड़ी सी कम्युनिज्म को लेकर है कि कम्युनिज्म के ऊपर में पहले तो एक ग्रुप आके परफॉर्म किया, फिर क्या नाम है एक आदमी ने उसके अगेंस्ट में लिखा, यही है। और इसने, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली क्या क्या इंसिडेंट है वो पता नहीं ये स्टोरी उसने क्यों लिखी या आप लोग को क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द टॉर्चर, पर याद रखना टॉर्चर खाली आपके संग नहीं हुआ, टीचर के संग भी हुआ है, और टीचर भी हर साल टॉर्चर होता है स्टोरी में ठीक है। तो थोड़ा बियर विद द टीचर ऑल्सो, ओके। अब तुम लोग के लिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप लोग सब इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, खास करके ईशान गुप्ता, ठीक है।